आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म मोदी का उत्तर प्रदेश इंतखाबी दौरा, कहा 4 जून भारत का मुस्तकबिल करेगा तय और नई उड़ान भरेगा इंडिया। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी की तानाशाही चल रही है, अगर उन्हें हराया नहीं गया तो आईन, जमहूरियत और मुल्क नहीं बचेगा। राजस्थान महकमे मौसमियात की पेशन गोई, मज़ीद 2-3 दिनों तक दर्जा हरारत 50 डिग्री से रहेगा ज़्यादा। समुद्री तूफान रेमल बंगाल के साहिल से है टकराने वाला, कोलकाता समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। फिलिस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम जारी, हमास और हिजबुल्लाह की जानिब से भी किए जा रहे हैं जवाबी हमले। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के इंतखाबी दौरे पर हैं। उन्होंने बांसगांव में कहा कि 4 जून भारत का मुस्तकबिल तय करने जा रहा है। 4 जून को मुल्क एक नई उड़ान के लिए पंख फैलाएगा। पीएम मोदी ने घोसी में कहा कि एसपी कांग्रेस का इंडिया इत्तेहाद सभी ज़ातों को आपस में लड़ा रहा है। वो चाहते हैं कि सभी ज़ात आपस में झगड़ा करके कमज़ोर हो जाएं। उन्हें इससे ये फ़ायदा होगा कि जब समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे और आपस में लड़ेंगे तो आपका असली मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। इसलिए आपका उत्साह एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। अमृत काल के संकल्प, विकसित भारत का निर्माण, 140 करोड़ सपने, 4 जून को देश एक नई उड़ान के लिए पंख फैलाएगा। इसलिए करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पंजाब के इंतखाबी दौरे पर हैं। उन्होंने जलसे में कहा कि आज मोदी की तानाशाही चल रही है, अगर मोदी को नहीं हराया गया तो आईन और जमहूरियत नहीं बचेगा, बल्कि ये मुल्क नहीं बचेगा। इसलिए देश बचाने के लिए पंजाब के लोगों को आगे आकर अपना किरदार निभाने की जरूरत है। एक और बहुत जरूरी बात है हमारी, आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं अपने देश को बचाने की अपील भी करने के लिए। पंजाब के लोगों ने आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ी कुर्बानी आजादी की लड़ाई में मानी जाती है तो शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी मानी जाती है। पंजाब के लोगों की कुर्बानी पता नहीं कितने पंजाब के लोग देश को आजाद कराने के लिए शहीद हो गए। आज हमारे देश की आजादी खतरे में है, हमारे देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश की जनतंत्र खतरे के अंदर है। जिस तरह से आज पूरे देश, मेरे को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरी पार्टी के मैं गिरफ्तार हूं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, और फिर दिल्ली में आके मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। अरे हमारे 4 सबसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कहते हो आओ चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव क्या लड़ोगे फिर? उधर महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी ने एनसीपी की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया चुनाव के पहले और कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। तो सबको पता है चुनाव लड़ने, ये तो बकवास है। जैसे पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया और उसके बाद चुनाव कराया, जीत गए वो लोग।
जबकि इमरान खान अगर बाहर होता तो इमरान खान की पार्टी जीतती, सब लोग जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और उसके बाद चुनाव कराया, शेख हसीना जीत गई। रशिया के अंदर पुतिन ने सारे विपक्षी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, उसके बाद चुनाव कराया, 87% वोट मिल गए पुतिन को। हमारे देश के अंदर भी अब तानाशाही हो रही है। इसी चुनाव के अंदर इतनी पार्टियां तोड़ दी, इतने नेताओं को जेल में डाल दिया। अगर इस वक्त हम लोगों ने मोदी को नहीं हराया, जनतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, ये देश नहीं बचेगा दोस्तों। और इसमें पंजाब के लोगों को सबसे आगे बढ़ के भूमिका निभाने की जरूरत है। और हिमाचल के किसानों कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मोदी, अडानी और मीडिया की पार्टनरशिप की वजह से हिमाचल के किसानों का सेब का सही दाम नहीं मिलता है। अडानी हिमाचल में सेब के दाम से लेकर मुल्क के पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस सेक्टर तक को कंट्रोल कर रहे हैं। शायद नरेंद्र मोदी को परमात्मा ने कहा होगा कि आपको अडानी की मदद करनी चाहिए। और हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है, मोदी जी, अडानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं और जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। हिमाचल में सेब को कंट्रोल कर रहे हैं, मुंबई में एयरपोर्ट, लखनऊ में एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट पकड़ा दिए 50 साल के लिए। यह हिंदुस्तान की पूंजी है, यह आपका धन है। नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के सेब पकड़ा दिए, एयरपोर्ट पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स पकड़ा दिए। हथियार जो पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, वो अब अडानी बनाएंगे। तो सारा का सारा काम 20-25 लोगों के लिए किया जा रहा है। पता नहीं, शायद परमात्मा नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि भैया आपको अडानी जी की मदद करनी चाहिए। यही हो सकता है। तो पिछले 10 सालों में सारा का सारा काम 22-25 लोगों के लिए हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैं आपकी हिमायत और मदद मांगने आया हूं। 10 साल से भाजपा की सरकार ने हमें और आप सभी को धोखा दिया है। अगर हम 10 साल पीछे मुड़कर देखेंगे तो इन भाजपा वालों की हर बात झूठी निकलेगी। मुल्क के यही वजीर आज़म कहते थे कि अगर हम इक़्तिदार में आ जाएंगे तो हम किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। आज डीजल, पेट्रोल तो महंगा हुआ ही है, बीज, दवाइयाँ, खाद भी महंगी कर दी और इन्होंने बोरी से चोरी भी शुरू कर दी है। इसलिए मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें, आपको, सबको धोखा दिया है। और 10 साल अगर पीछे मुड़कर के हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और याद कीजिए, हमारे बलिया के किसान भाइयों, यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 10 साल बाद न किसानों की आय दोगुनी हुई, लेकिन जो लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ा करके लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। डीजल, पेट्रोल तो महंगा किया ही है, बीज, कीटनाशक, दवाइयां महंगी हुई, खाद, डीएपी महंगी कर दी। और ऐसा भी देखा कि इन्होंने बोरी से चोरी भी शुरू कर दी। जो किसान भाई खाद लेने गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि पहले 5 किलो और फिर 5 किलो। बताओ, इन्होंने 10 साल में
खाद की बोरी से कितनी चोरी कर दी। खवातीन के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाकर लाइव फीड देखने वाले महंत मुकेश गोस्वामी के तजावुजात पर बुलडोजर चलाया गया है। महंत ने गंगनहर किनारे 10-12 दुकानों की सिंचाई महकमे की ज़मीन पर खोल रखी थी। उसने इन दुकानों के चेंजिंग रूम के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था और खवातीन को कपड़े बदलते हुए वीडियो अपने मोबाइल पर देखता था। पुलिस को डीवीआर से 5 दिन का डेटा मिला है। इसमें मुतअद्दिद खवातीन के कपड़े चेंज करते हुए वीडियो मिली है। मंदिर के बाहर चेंजिंग रूम के ऊपर लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को 5 दिन की रिकॉर्डिंग भी मिली है। 2 दिन के डेटा एनालिसिस में 75 खवातीन कपड़े चेंज करते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। महंत मुकेश गोस्वामी फरार है। महंत की तलाश जारी है। गुजरात के अहमदाबाद का सबसे मुतनाज़ा वेजलपुर पुलिस स्टेशन एक बार फिर ज़ेर बहस है। वेजलपुर थाने के PSI वयास साहब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुस्लिम नौजवान अजहर को इतना मारा कि वो मर गया। अजहर की बीवी ने खुद बताया कि मरने से पहले अजहर ने कहा था कि व्यास साहब ने 4-5 लोगों के साथ मिलकर वेजलपुर थाने के अंदर मुझे मारा पीटा, जिसकी वजह से मेरे सर पर बहुत चोट लगी है और दर्द हो रहा है। सुबह अजहर को उल्टी महसूस हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के 2-3 चक्कर लगाने पड़े। SVP में इलाज के लिए भारी रकम का मुतालबा किया गया, जो अजहर के अहले खाना के लिए मुमकिन नहीं था। इसके बाद अजहर को इसरो सिविल अस्पताल ले जाया गया और वहाँ वेंटिलेटर वाला बेड भी खाली नहीं पाया गया। अजहर को तशवीशनाक हालत में जीवराज मेहता अस्पताल ले जाया गया, जहां अजहर को दोपहर 3 बजे मुर्दा करार दे दिया गया। मगज वो और डॉक्टर ने भी ऐसा ही बोला कि मगज में इनको मारा हुआ है न, इसलिए इनको ऐसा हुआ है, पूरी बॉडी पे इफेक्ट हुआ है और मगज में भी उनको बहुत सूजन के वजह से ही उनकी डेथ हुई है। इस मामले में FIR वगैरह कुछ की थी आप लोगों ने? हाँ, सब की थी। या किसी का कुछ दबाव प्रेशर था कि FIR मत करो, समाधान करो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं पता। मैंने कुछ नहीं बोला। तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या मांगे? आपके बस मेरे को कड़क कुछ भी कार्यवाही करवा के दो, बस मेरा आदमी मेरे को रिटर्न मिल जाओ। मेरे को कुछ नहीं। आपको कुछ पुलिस वालों के नाम पता है? कौन पुलिस वाले थे या क्या थे? ऐसा कुछ बोलते थे, वो व्यास सर है और 5-6 उनके साथ पुलिस वाले थे। व्यास सर हैं कोई, उनका नाम दिया? ऐसा कुछ बोलते थे वो सुबह मेरे को। क्या बोल रहे थे आपको? क्या बोला था व्यास के बारे में? व्यास सर ने मेरे को मारा था और उनके साथ 5-6 जने थे। अजहर की वाइफ ने भी आप सभी के सामने अभी खुद कहा, उसने अधिकारी का नाम भी बताया किसने मारा है। उसने व्यास सर करके नाम भी बताया उसने कि व्यास सर ने मारा, ऐसा उसके हस्बैंड ने उसको बताया था। और जो ये बात खुल करके अभी उसकी वाइफ ने उसकी डेथ होने के बाद फिर से वापस से आप लोगों की समझ में बताई है। हमारी बात इतनी ही है कि इस केस के अंदर ये जो कस्टडियल डेथ का मामला है, इसलिए इसके अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हाजिरी में इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और पैनल डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए। और इसकी डिमांड मैं आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ और मैंने अभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री श्री, पुलिस कमिश्नर तमाम को इस बारे में मैंने ट्वीट भी किया है और सुबह भी मैं इसके लिए, मैं पूरी रात मैं सोने वाला नहीं हूँ, सुबह में भी मैं इसके बारे में बात करके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हाजिरी में इसका PM हो, पैनल डॉक्टर हो और वीडियोग्राफी होनी चाहिए। क्योंकि अजहर की माता ने भी साफ कहा है कि मैं इसके लिए इसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ पुलिस वालों को ही मानती हूँ। बिल्कुल, उसकी मम्मी ने कहा और उसकी वाइफ के साथ जो बात हुई, उसकी वाइफ ने उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद आप लोगों के सामने बोला है। अब इससे ज़्यादा तो क्या होगा कि उसकी वाइफ खुद डेथ होने के बाद रोते रोते ये बात को बता रही है, तो इससे बड़ा तो कोई सबूत, इससे बड़ा तो कोई पुरावा हो नहीं सकता। परिवार वालों से, जैसे मीडिया के माध्यम से यहाँ पे हमको मालूम चली कि ऐसा एक बनाव हमारे एरिया के अंदर हुआ है, तो हमारी नैतिक फ़र्ज है कि हम यहाँ पर आके परिवार वालों का दुख बांटें, उनके साथ खड़े रहें। हम यहाँ पर आए, हमने हालात को जाना, जो लड़का था उसको भी हम मिलने गए, ऊपर देखी उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके बाद जैसे हम हॉस्पिटल से नीचे आए, थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर खड़े थे और हमको समाचार यहाँ पर मिले कि भाई लड़के की डेथ हो गई है। मैं ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही भयानक मामला मानता हूँ और इस चीज़ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि हर बार ऐसे बनाव जो कस्टोडियल डेथ के बनते हैं वो किसी भी समाज के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। पुलिस के ऊपर संयम और दबाव सरकार के बनाना चाहिए। अगर पुलिस को कंट्रोल में नहीं किया गया तो आज इस लड़के की आज ये हालत अजहरुद्दीन की हुई है, कल किसी और की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। हम पर यहाँ पर जितने भी खड़े हैं उसमें से किसी के भी फैमिली मेम्बर की ऐसी हालत हो सकती है। क्या हर बार हम ऐसे ही
ऐसे ही डरते रहेंगे और ऐसे ही बात नहीं करेंगे। इस पर खुलकर हर समाज को बात करनी चाहिए और समाज को आगे आकर इस मामले को जागरूक होकर समाज को साथ में, इस परिवार के साथ में मुस्लिम समाज को खड़े रहना चाहिए और इसके साथ ये इसकी भागीदारी, इसकी लड़ाई की भागीदारी करनी चाहिए। गुजरात के राजकोट शहर में शनिचर की शाम एक गेम जोन में आग लगने से 12 बच्चों समेत कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुतादिद लोग जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक गेमिंग के लिए बनाए गए एक फाइबर डोम में शाम 4:30 बजे उस वक्त आग लगी जब बच्चों समेत कई लोग खेल रहे थे। इस अफसोसनाक हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दुख का इजहार किया है। हादसे को लेकर SIT तश्कील दे दी गई है। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और रियासती वज़ीर दाखिला हर्ष सांघवी राजकोट के गिरिराज अस्पताल पहुंचे और ज़ख्मियों से मुलाकात की। CM भूपेंद्र पटेल ने मरने वालों और ज़ख्मियों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। वहीं दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगने के बाद दम घुटने से 6 बच्चों की मौत हो गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों ने बिना देर के सेंटर से नौज़ायदा बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। टीम ने बताया कि 11 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 6 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चा वेंटिलेटर पर है जबकि एक वार्ड में एडमिट है। फायर डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई और उन्होंने बताया कि उनका अंदाज़ा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। एक और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात नहीं हो पाई है, मैं सुबह से कई बार उनको कॉल किया, वे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मगर हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी परिवार के अंदर नवजात बच्चा, नव शिशु आए तो पूरे परिवार में उसकी खुशी होती है, उल्लास होता है। ऐसे शिशु का इस तरीके की घटना में गुजर जाना मुझे लगता है परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात होता है और हमारे कोई भी शब्द सहानुभूति जो है उन परिवारों के लिए कम रहेगी, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं और इसके अंदर दोषियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे से इस तरीके की घटना करने से पहले, नेग्लिजेंस करने से पहले 1000 बार वो आदमी, वो अफसर सोचेगा। ये हमारी कोशिश है। मेरी DCP को मैंने फ़ोन किया है, अभी बात नहीं हो पाई है। मैं उनसे भी कहूँगा कि जो भी इसके अंदर दोषी हैं, इसके मालिक हैं, जो इस सेंटर को चला रहे थे, उनको तुरंत जो है ढूंढा जाए और उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया। यूपी के शाहजहांपुर जिला में रात की तारीकी में हाईवे पर एक बड़ा हादसा पेश आया। अचानक तसादुम के बाद मिट्टी से भरा डंपर अकीदतमंदों की बस पर उलट गया, जिसके नतीजे में बस में सवार 11 अफराद हलाक जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। आपको बताते चलें कि तमाम लोग यूपी के सीतापुर जिले से मातापुर नगरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मगरबी बंगाल के समुद्री तूफान रेमल के असर की वजह से कोलकाता CCU में ऑपरेशन मुअत्तिल है। 26 मई 2024 को 12 घंटे से लेकर 27 मई 2024 को रात 9 बजे तक कोलकाता CCU के लिए तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इस हवाले से साइक्लोन रेमल के बारे में IMD के साइंसदान डॉक्टर सोमनाथ दत्ता ने कहा कि ये एक शदीद चक्रवाती तूफ़ान है जिसके इख्तियार करने और 26 मई की आधी रात के करीब बांग्लादेश और उससे मुल्हक़ मगरबी बंगाल के साहिलों से गुजरने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलसल हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर फ़ी घंटा है। 120 किलोमीटर फ़ी घंटा होगा जो कि 135 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुंच सकता है। लाइकली टू क्रॉस आज मिडनाइट में वो बांग्लादेश एंड एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट को क्रॉस करने का फोरकास्टिंग है बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपुपाड़ा क्लोज टू द साउथ वेस्ट ऑफ मंगला एज सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म
with maximum sustained wind speed 110 to 120 km per hour, gusting to 135 km per hour. वहीं जयपुर महकमे मौसमियात के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा कि इस गर्मी के मौसम में राजस्थान में पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत फलोदी में 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव का दौर अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। 28-29 मई से ज़्यादा दर्जा हरारत करीब 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद है। समर सीजन में राजस्थान में पहली बार अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को टच किया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान फलोदी में 50.0 डिग्री रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर में रात्रि न्यूनतम तापमान भी 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, यानी कि सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर रात्रि न्यूनतम तापमान है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और उष्ण रात्रि का यह दौर राजस्थान में अभी भी अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा, यानी कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान अधिकांश भागों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। इसके अलावा राज्य के ऊपर बने एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के अगले 2-3 दिन बाद धीरे धीरे कमज़ोर होने से आप देखेंगे कि 28-29 मई से अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। यानी कि जो सीवियर हीट वेव की परिस्थिति पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में बनी हुई थी, इसमें 29-30 मई से राहत मिलने की संभावना है। अधिकतर भागों में आप देखेंगे कि 29-30 मई तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड होंगे। इसके अलावा जो वार्म नाइट की कंडीशन है वो भी अगले 2-3 दिन रहेगी। इसके बाद रात्रि तापमान में भी कुछ गिरावट होगी। इसराइल की जानिब से बमबारियों का सिलसिला जारी है, जिसके जवाब में हमास और हिजबुल्लाह भी जवाबी हमला कर रहा है। मकबूजा फ़िलिस्तीन में अल-मालकिया फ़ौजी छावनी पर हिजबुल्लाह के हमले की ताज़ा वीडियो सामने आई है। दूसरी जानिब हमास ने इसराइली फ़ौजी को कैदी बना लिया है। गुज़िश्ता रात सुरंग में ऑपरेशन करके वहाँ मौजूद इसराइली फ़ौजियों को हलाक ज़ख्मी किया और ज़िंदा गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।